तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो बॉडी है इसमें श्वसन तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा बॉडी एनर्जी तैयार करता है। किसके माध्यम से? ऑक्सीजन के माध्यम से। और इसमें क्या क्या होता है ये सभी बातों को आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं ये ऊर्जा और हमें ऊष्मा देने का काम करता है। और पृथ्वी में जितने भी जीव हैं सब श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। कई जीवों में श्वसन प्रक्रिया करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन जितने भी स्तनधारी जीव हैं पृथ्वी में वो सभी फेफड़ों से अपने श्वास को लेते हैं या फेफड़ों का उपयोग करते हैं श्वसन तंत्र में। जितने भी कीट मकोड़े हैं वो श्वसन नली या ट्रैकेरिया से अपना श्वास लेते हैं और उससे जीवित रहते हैं। जबकि जलीय जीव जो होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं, मतलब गलफड़ों से, जो मछलियों में देखा जाता है। और बहुत ऐसे जीव हैं जो चमड़ों से भी सांस लेते हैं। उदाहरण के लिए मेढक जब जमीन के अंदर होता है तो वो अपने त्वचा से सांस लेता है, लेकिन जब वो जल में आ जाता है यानी कि पानी में आ जाता है तो वो अपने फेफड़ों का उपयोग करता है श्वसन तंत्र में। मेढक जब टेडपोल रहते हैं, जब छोटे छोटे रहते हैं, तब भी वो अपने लंग्स का उपयोग करते हैं पानी में रह करके ही, किस रूप में? श्वसन को ग्रहण करने के लिए। देखिए, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है इसे स्वस्थ श्वास कहते हैं और इस स्वस्थ श्वास की प्रक्रिया में हम दो तरह के कार्य को करते हैं। जहाँ पर हम एक और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वहीं दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन को या फिर जब हम लोग गैस को अंदर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन तो नहीं और बहुत बोल सकते हैं गैस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, क्योंकि ये पर्यावरण में मुक्त रूप से, तो इनको जब लेते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वासन। क्या बोलते हैं? निःश्वासन। लेकिन जब इसे छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं निःश्वासन। गौर करिएगा, एक तरफ हम लोग बोलते हैं निःश्वासन जब इसको लेते हैं अंदर, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारे प्रकृति में गैस है, जब उनको लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? निःश्वासन। लेकिन जब इन्हीं गैस को छोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निःश्वासन। अब इस चीज को ये जानते हैं कि प्रकृति में हमारे वायुमंडल में सभी गैस मिश्रित है, खास करके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो सभी वायु तो मेरे बॉडी में जाएगा ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि नाक या फिर हमारी ग्रासिका या जो भी है, जो भी पार्ट्स है वो उसको क्या करेगा? छांटेगा। ये जितना भी छांटने का काम होता है ऑक्सीजन के साथ अन्य जितने भी गैस है उन्हें जो छांटने का काम होता है ये हमारे ब्रीथ सिस्टम के अंदर होता है, ना कि बाहर। अर्थात जब भी हम श्वास लेते हैं तो उतने ही मात्रा में नाइट्रोजन जितना मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। कितना है? हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, अंदर सांस को लेते हैं, तो ये इतना ही प्रतिशत जो होता है वायु हमारे अंदर में जाता है। सभी तरह के गैस, नाइट्रोजन 78% जाएगा, ऑक्सीजन 21% जाएगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाएगा? 0.03%। लेकिन जब हम निःश्वासन करते हैं, मतलब सांस को छोड़ते हैं, तब यहाँ पर थोड़ा हेरफेर होता है। तब यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन तो 78% निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन 4% घट जाता है। अर्थात ऑक्सीजन 17% हो जाता है और कार्बन 4% बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? हमारे बॉडी में जितनी भी गैस हैं वो बढ़ते हैं और घटते हैं। अब देखिए, श्वसन के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे श्वसन तंत्र में कौन कौन भाग क्या काम करते हैं। देखिए, हमारा जो श्वसन मार्ग है इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो श्वसन तंत्र में हमें बहुत सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए मैं उन पार्ट्स का नाम लूँगा जो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे फेफड़ों के द्वारा श्वसन तंत्र में भाग लेने के लिए। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारा नासा मार्ग। नासा मार्ग क्या होता है? हमारे नाक के ये जो छेद हैं इन्हें नासा मार्ग कहते हैं। आप नाक से इन छेदों से भी सांस लेते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं। दूसरा जो है वो है नासा कपाट। नासा कपाट क्या होता है? इस भाग को नासा कपाट बोलते हैं, जहाँ पर एक हड्डी होती है। ये हड्डी क्या करती है कि इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है कि जितने भी वायु से धुलकन आते हैं उन्हें रोकने का काम करता है। देखिए, नासा मार्ग में छोटे छोटे बाल होते हैं जो भी क्या करते हैं, जो भी जितने भी धुलकन होते हैं उन्हें रोकते हैं। यदि कोई धुलकन इससे भी ज़्यादा छोटा होता है जो इन बालों के द्वारा नहीं रुक पाए तो उन्हें नासा कपाट में रोका जाता है उस जेली के द्वारा, उस चिपचिपे पदार्थ के द्वारा। और वही चिपचिपा पदार्थ में जब वो गंदगी रुकने लगता है तो धीरे धीरे वहाँ वो नपटी बनाता है, जिसको हम लोग नेटा बोलते हैं, और हाथ से आराम से निकाल के इधर उधर झाड़ते हैं।
निकालते हैं ना, सब कोई ये काम करते होंगे, कोई बाथरूम में करते होंगे तो कोई बाहर करते होंगे, कोई दोस्तों के बीच में करते होंगे तो कोई सोते सोते करते होंगे। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद इसका तीसरा जो पार्ट है वो ग्रसनी है। ग्रसनी क्या होता है कि ये हमारे इस भाग में होता है। और ग्रसनी का काम क्या होता है? ग्रसनी मुख्य रूप से हमारे श्वसन तंत्र में किधर ऑक्सीजन को ले जाना है या किधर हमारे बॉडी में हवा को जाना है या फेफड़ों के दिशा में भेजना है, इसका काम करती है। मतलब ग्रसनी एक तरह का एक ऐसा जॉइंट होता है या एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पर वायु और खाने का जो क्रिया है वो दोनों अलग हो जाता है। इसमें बहुत और भाग लेते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगला जो है वो स्वर तंत्र है। स्वर तंत्र अर्थात हमारी आवाज़ उत्पन्न करने वाली ध्वनि, हम जिससे बोलते हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई देती है, जिस गले से ये आवाज़ निकलती है, वहाँ स्वर तंत्र होता है। और स्वर तंत्र के द्वारा ही क्या होता है, हमारे जितने भी गले में आवाज़ बनती है उसका निर्माण होता है। अगर स्वर तंत्र नहीं होगा तो हम वायु को अंदर ना बाहर ले जा पाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी से या फिर बोल सकते हैं हम आवाज़ उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जितने भी गूंगे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, उनमें स्वर तंत्र की बहुत दिक्कत होती है। स्वर तंत्र तो बना होता है लेकिन वो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि जो उसमें छेद होता है वो पूरा तरह से कारगर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि स्वर तंत्र बहुत ही संवेदनशील भाग होता है, इसलिए उसे अभी तक वैज्ञानिक ऐसे खोज नहीं कर पाए हैं जिससे उस स्वर तंत्र को सुधारा जा सके। इसलिए ये स्वर तंत्र भी हमारे श्वसन तंत्र में या बोल सकते हैं हमारे श्वसन की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अब देखिए अगला है जो वो है ट्रैकेरिया। ट्रैकेरिया क्या होता है? आपने गाड़ी के सोकर को जरूर देखा होगा। तो सोकर के ऊपर में एक देखिएगा, पहले के टाइम में एक रबर आता था ब्लैक टाइप का, स्पंज करने वाला। तो उसमें देखिएगा गोल 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 क्या होता था, गोल गोल एक धारी बना होता था जिसमें स्पंज करते थे। अभी भी आपको सोकर में जितना भी उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है वो गोल गोल होता है ना। तो उसी तरह वो स्पंजी एक होता है, वो यहाँ पर वो क्या होता है, सी आकार का होता है और वो लचीला हड्डी होता है। ये हड्डी क्या करता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपके इस नली को, जो ये या नली गया हुआ है, इसको ये चौड़ा करके रखता है। चाहे आप सांस लो या ना लो, ये उसको क्या करेगा, खोल के रखेगा। नहीं तो आप सांस नहीं लोगे जब, तो क्या होगा कि हमारा जो यहाँ नली है वो चिपक सकता है ना, नली चिपक सकता है ना। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो नली चिपक जाएगा और उसको चिपकने से, आपस में चिपकने से बचाने के लिए यहाँ पर ट्रैकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और ट्रैकेरिया क्या करती है, यहाँ से लेकर फेफड़ों तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बनी होती है और वो सी आकार की होती है। और क्या करती है, वो नलियों को आपस में जुड़ने से रोकती है। और नहीं तो अगर नली चिपक गया तो आप कभी भी मर सकते हैं। देखते नहीं, बहुत कोई गला दबाने से मर जाता है। तो कैसे मरता है, उनका जो नली होता है वो आपस में चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है कोई नली, ऐसे करके चिपक गया, तो सांस अंदर बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या है, वहाँ तो मृत्यु होना ही है। और इसीलिए ट्रैकेरिया का काम होता है कि वायु के आने जाने का रास्ता को साफ करना। अब देखिए ये ट्रैकेरिया जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। दो पार्ट ये कहाँ जाते हैं, फेफड़ों में। ये दो पार्ट बन के कहाँ जाते हैं, फेफड़ों में। तो ये जो दो पार्ट है इन्हें बोलते हैं ब्रोंकेन। क्या बोलते हैं, ब्रोंकेन। अब ब्रोंकेन क्या करता है, ये वायु को दोनों फेफड़ों में पहुँचाता है। ब्रोंकेन क्या करते हैं, वायु को दोनों फेफड़ों में पहुंचाता है और इन दोनों फेफड़ों में वायु आसानी से आना जाना करती है। अब जब वायु ब्रोंकेन के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों में गुच्छेदार, याद रखिएगा, गुच्छेदार कोष्ठक होते हैं या नली होती है, जो क्या करते हैं, जिन्हें ब्रोंकोइस बोलते हैं या ब्रोंकोलिस, इन्हें ब्रोंकोलिस बोला जाता है। और इन ब्रोंकोलिस में हवा का मात्रा जो होता है जाके जमा हो जाता है। फिर से समझा रहा हूँ, पहले कहाँ से गया, पहले देखिए ग्रासनी से गया, उसके बाद स्वर तंत्र में गया, फिर ट्रैकेरिया में गया और ट्रैकेरिया से होते हुए ब्रोंकेन में गया और ब्रोंकेन के द्वारा ब्रोंकोनिस में गया। ब्रोंकोनिस क्या होता है, यहाँ पर हवा जो होता है वो इकट्ठा होता है और इसके बाद जो हवा यानी जो ऑक्सीजन इकट्ठा होते हैं या उसके साथ जो भी गैस मिश्रित होता है उसे यहाँ पर छांटा जाता है। गौर करिएगा, ब्रोंकोइस में वायु को छांटा जाता है, ब्रोंकोइस में वायु को छांटा जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में जाते हैं, जिसे हम लोग फुफ्फुस भी बोलते हैं। और फुफ्फुस में वायु जाने के बाद उसका आकार बढ़ जाता है और उसके आकार बढ़ने के बाद वो ब्लड को ऑक्सीजन देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। फिर से समझा रहा हूँ, वो ब्लड को क्या करता है, हमारा फुफ्फुस या वायु कोष्ठक क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। किसको, हमारे ब्लड को, हमारे हीमोग्लोबिन को, और उसको देने के बाद उससे वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब ब्लड इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, देखिए कोशिकाओं से जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है तो ये पूरा तरह से चारों ओर फैल जाती है
और ये हमारे बॉडी में चारों ओर फैल करके जितनी भी कोशिकाएं होती है उन तक पहुंचाती है ऑक्सीजन। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन की प्रक्रिया को कोशिकाओं के अंतिम छोर तक पहुंचाती है। कोशिकाएं इन्हीं ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है और माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को एक प्रक्रम के द्वारा ग्लूकोज के रूप में तैयार करती है। ग्लूकोज के रूप में जैसे ही ये तैयार होता है, फिर हमारे बॉडी को एनर्जी या बोल सकते हैं कि ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है और इस तरह से हमारा बॉडी जो है वो पोषित होता है ऊर्जा के द्वारा। देखिए, फेफड़ों के ऊपर एक लेयर होता है जिसे एक तरह से आप बोल सकते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़ों के ऊपर एक लेयर होता है, एक परत होता है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है और ये परत फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। देखिए, हमारा फेफड़ा जो है वो श्वास को एक तरह से लेता है, लेकिन इसको वापस भेजने का या वापस देने का जो काम होता है उसका पूरा कार्य प्रणाली यानी 70 से 80% कार्य प्रणाली हमारे फेफड़ों के नीचे स्थित डायफ्राम का होता है। डायफ्राम एक तरह का स्ट्रेच होता है जो मांसपेशीय एक रूप होता है जो क्या करता है, फेफड़ों के ऊपर इस यू आकार में रहता है। इसका काम क्या होता है कि जब आप सांस को अंदर लेते हैं और जब ये सांस फेफड़ों में जाती है तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है इसको इस स्ट्रेच के द्वारा या इस डायफ्राम के द्वारा ऊपर धकेला जाता है, जिससे यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकलती है। तो डायफ्राम का बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है हमारे फेफड़ों में श्वसन तंत्र की प्रक्रिया के दौरान। फिर से बता रहा हूँ, डायफ्राम जो है वो एक स्ट्रेचर होता है। जिस तरह बच्चे स्ट्रेचर में उछलते हैं ना, तो वो जैसे ही कूदते हैं तो क्या करता है, स्ट्रेचर उसे ऊपर उछाल देता है। सेम उसी तरह हमारे डायफ्राम का काम होता है। वो जैसे ही सांस हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाती है फेफड़ों में, डायफ्राम उसे क्या करता है, कुछ देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस उसी लेवल में उसको ऊपर धकेलता है और फेफड़ों के द्वारा वो वायु जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। देखिए, श्वसन तंत्र में फेफड़ों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, इसीलिए शरीर इसे बहुत सुरक्षित रूप से रखता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए हमारे जो पसलियाँ होती है, ये इन पसलियों की संख्या 24 होती है। कहा जाता है कि बाइबल में ये बात कहा गया है कि जब एडम और ईव ने इस दुनिया में कदम रखा तो एडम ने अपना एक पसली जो था वो एक महिला के जन्म के लिए दे दिया भगवान को, और ईश्वर ने उसके द्वारा एक महिला को जन्म दिया। और इसीलिए पुरुषों में पसलियों की संख्या 24 होती है, जहां 12 एक साइड और 12 दूसरे साइड होता है, जबकि महिलाओं में पसलियों की संख्या 26 होती है, जहां 13 एक साइड और 13 दूसरे साइड होता है। यह बात अभी तक सिर्फ एक बोल सकते हैं बाइबल में लिखी गई है, तो इसको ये कितना सही है ये हमारे साइंटिस्ट इसे डिक्लेयर करते हैं। देखिए, आगे ये बात बता दे रहे हैं कि अब इन जो 26 पसलियाँ इनका क्या उपयोग है महिलाओं में। देखिए, जब महिलाएं गर्भ धारण करती है या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उनके पेट का आकार बढ़ता है, और जब पेट का आकार बढ़ता है तो ये जो डायफ्राम होता है ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि ये मांसपेशीय एक स्ट्रेंचर है जो क्या करता है, स्पंज का काम करता है। तो जब उनकी ये डायफ्राम जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, अर्थात जब पेट बढ़ेगा उनका, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो पेट का आकार बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, डायफ्राम का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये जो 13वीं पसलियाँ होती है वो क्या करती है, वो लंग्स को, हमारे फेफड़ों को, या बोल सकते हैं कि महिलाओं के फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं, जबकि पुरुषों में ऐसा है ही नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में एक घटना हुआ जहां ये छोटे नाक वाला चाइना जो था ये एक नया कीर्तिमान किया हुआ है। इसने एक ऐसा बोल सकते हैं विज्ञान इजाद कर दिया जिसमें अब पुरुष भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, और इन लोगों ने कीड़े मकोड़े के साथ साथ दुनिया का हर चीज़ तो खा लिया, अब ये पुरुषों में भी प्रेग्नेंट की गुण को लाना चाह रहे हैं, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार मनुष्य श्वास ग्रहण करते हैं और श्वसन तंत्र में फेफड़ों का क्या काम है। देखिए, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 8 से लेकर के जितने भी बड़े क्लास हैं और जितने भी कंपटीशन लेवल हैं, क्योंकि इसका जो पॉइंट्स है आपको हर पॉइंट अच्छे से जानना होगा। कभी आपको कंपटीशन में भी ये पूछ देगा कि कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे श्वसन तंत्र में आवाज़ को उत्पन्न करता है, या ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, बायोलॉजी चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो श्वसन तंत्र का जो चैप्टर होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।